हेलो 11th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। सो 11th क्लास, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ बिजनेस स्टडी की एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है, बिजनेस स्टडी में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 2, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एंड स्टूडेंट, लास्ट क्लास के अंदर हमने स्टार्ट किया था फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कि किसी भी नई कंपनी को फॉर्मेशन के स्टेप कौन कौन से होते हैं। एक स्टेप मैंने लास्ट क्लास के अंदर कहा था आपको कि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। वैसे बेसिक मैंने इसके बारे में आपको बता दिया था। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और ये वीडियो देख भी ली होगी आपने। अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। बात करें आज की, तो आज हम डिस्कस करेंगे डीपली कि कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस होता क्या है। देन उसके बाद हम जितने भी फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी जब किसी भी एक नई कंपनी को हम फॉर्मेट करते हैं, उसका फॉर्मेशन करते हैं। तो क्लियर है। करते हैं बात कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या होता है। Commencement of business, a public company has to obtain a certificate of commencement of business। कि जो कमेंस बिजनेस अ पब्लिक कंपनी, जब कोई भी पब्लिक कंपनी बनाई जाती है, उसको कमेंस किया जाता है, तो उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसे कहा जाता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सो फॉर दिस द पब्लिक डॉक्यूमेंट हैव टू बी फिल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। कि जो हमारे पास ये कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस होता है, इसके अंदर कुछ ना डिक्लेरेशन डाली जाती है रजिस्ट्रार के द्वारा। कौन कौन सी होती है। फर्स्ट वन इज अ डिक्लेरेशन दैट 90% ऑफ इशूड अमाउंट हैज़ बीन सब्सक्राइब। कि सबसे पहला डिक्लेरेशन यही होता है कि जितनी भी इशूड अमाउंट है उसका 90% सब्सक्राइब्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। देन सेकेंड है डिक्लेरेशन दैट all director have paid in cash in respect allotment of share made to them। कि यहाँ पर एक डिक्लेरेशन यही होता है कि जितने भी डायरेक्टर हैं उनको अलॉटमेंट ऑफ शेयर की अमाउंट, जितने उनको शेयर अलॉट किए गए हैं वो कैश में पेड करने होंगे। ओके। नेक्स्ट होता है थर्ड, अ स्टैट्यूटरी declaration that the above requirement have been completed and must be signed by the director of company। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन होता है कि यहाँ पर लीगली क्या बात की गई है कि लीगली जितने भी ऊपर के जितने भी रिक्वायर पॉइंट है, मान लो डिक्लेरेशन है दोनों के दोनों, वो कंप्लीट होने चाहिए, फुलफिल होने चाहिए और उनके ऊपर कंपनी के डायरेक्टर के साइन होने चाहिए। ये कैसा डिक्लेरेशन होता है, ये स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन होता है, बहुत ही लीगली ज़रूरी। विदाउट साइन ऑफ डायरेक्टर या जो दोनों डिक्लेरेशन ये फुलफिल नहीं होंगे तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मीन्स ये कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट पब्लिक कंपनी को नहीं मिलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद आता है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। किसी भी कंपनी का फॉर्मेशन करते हैं, उसको बनाते हैं, तो कौन कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। फर्स्ट वन इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ये प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए। नो कंपनी कैन रजिस्टर्ड विदाउट अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कि अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं होगा तो उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, वो कंपनी नहीं बन पाएगी। दैट इज़ वाई इट इज़ समटाइम कॉल्ड अ लाइफ गिविंग डॉक्यूमेंट। कि कई बार जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है इसको लाइफ गिविंग, जीवन देने वाला डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बगैर तो कोई भी कंपनी बनेगी ही नहीं। तो कौन सा डॉक्यूमेंट माना जाता है, ये लाइफ गिविंग डॉक्यूमेंट। फिर जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होते हैं उसके अंदर कौन कौन से कंटेंट होते हैं। कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, फर्स्ट वन इज नेम कोलाज। नेम कोलाज के अंदर कंटेन होता है नेम ऑफ द कंपनी, उस कंपनी का नाम। एंड द पर्पज नेम शुड नॉट बी इंडिकेटेड सिमिलर टू द नेम ऑफ द अनदर एग्जिस्टिंग कंपनी। कि यहाँ पर यही बताया गया है कि जो हमने नाम सेलेक्ट किया है वो ऐसा सिलेक्शन होना चाहिए कि पहले कोई भी उस नाम से कंपनी रजिस्टर्ड ना हो। ठीक है। तो उसके बाद सेकेंड है सिचुएशन कोलाज। यहाँ पर बताया गया है कि आपकी कंपनी किस लोकेशन पे होगी, कौन से स्टेट के अंदर
कंटेन होगी, बनाई जाएगी, कि उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर सिचुएटेड होगा, उसके रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस की लोकेशन कहाँ होगी, कौन से स्टेट के अंदर होगा। सो मीन्स ये रिलेटेड टू होता है लोकेशन, जगह से, प्लेस से। सो दिस क्लॉज कंटेन द नेम ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू बी सिचुएटेड। क्लियर है। इसके बाद आता है नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्लॉज। यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया जाता है कि किस ऑब्जेक्ट के लिए आप कंपनी को फॉर्म कर रहे हो, बना रहे हो, किस ऑब्जेक्ट से, मीन्स किस टाइप का आप बिजनेस करना चाहते हो। दिस क्लॉज डिफाइन द ऑब्जेक्टिव विद विच द कंपनी इज फॉर्म्ड। अ कंपनी इज नॉट लीगल एंटाइटल्ड टू डू एनी बिजनेस अदर देन द स्पेसिफाइड इन द ऑब्जेक्टिव क्लॉज। कि यहाँ पर कोई भी कंपनी के पास ये लीगली नहीं कह सकते कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, लेकिन रिकॉर्ड रखने के लिए कंपनी का कि कहीं कोई भी इलीगल काम ना हो, इसलिए उस कंपनी का ऑब्जेक्ट भी लिखना जरूरी होता है, डिफाइन करना जरूरी होता है। 4th नंबर पे आ जाएगा लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज के अंदर यहाँ पर ना लिमिट लायबिलिटी होती है किसी भी मेंबर की। अगर वो उसकी सेल्स की अमाउंट अनपेड है तो उस कंडीशन में उसकी लायबिलिटी को उनसे छीन लिया जाएगा। दिस क्लॉज लिमिट द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर हेल्ड बाय देम। कि उनकी लिमिट, इतनी लायबिलिटी नहीं होती कि उनकी जितनी भी अनपेड अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग। देन उसके बाद है कैपिटल क्लॉज। दिस क्लॉज स्पेसिफाई द मैक्सिमम कैपिटल विच द कंपनी विल बी अथोराइज्ड टू रेज टोट द इशू ऑफ शेयर कॉल्ड अथोराइज्ड कैपिटल। कि किसी भी कंपनी के पास जब जितने के वो मैक्सिमम कैपिटल उसके पास कितनी होगी ये स्पेसिफाई करना, और कितनी अथोराइज्ड कैपिटल को वो बाई इशू ऑफ शेयर अराइज करने की सोच रहे हैं, जिसको हम अथोराइज्ड कैपिटल कहते हैं। या जब हमने किसी भी कंपनी का फॉर्मेशन किया है उस टाइम पर कितनी कैपिटल हमारे पास थी, मीन्स उस कंपनी के पास थी, उसी को क्या कहा जाता है, अथोराइज्ड कैपिटल। ये कैपिटल क्लोज था। सो दैट मीन जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसके अंदर ये कंटेंट डाले जाते हैं। ओके, इसीलिए उसको प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सेकंड आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसके अंदर कुछ कंपनी से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन डाले जाते हैं कि कंपनी के लिए कुछ रूल्स फॉर्म किए जाते हैं, वो सारे के सारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर आते हैं। मीन्स जो रूल्स उसके इंटरनल मैनेजमेंट के काम आते हैं किसी भी कंपनी के, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहलाते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन द रूल्स फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर ऑफ अ कंपनी। द आर्टिकल डिफाइन द ड्यूटीज। कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है उसके अंदर जो आर्टिकल्स होते हैं वो डिफाइन करके चलते हैं कि किसी भी कंपनी के अंदर क्या क्या ड्यूटी होंगी, उसका राइट क्या क्या होंगे, उनकी पावर क्या क्या होंगी ऑफ द ऑफिसर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कि एक कंपनी के अंदर जितने सीईओ हैं, जितने मैनेजर हैं, उनकी ड्यूटी क्या होंगे, उनके राइट क्या होंगे, उनके पावर क्या होंगे, और इसी तरीके से जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं उनकी ड्यूटीज़, राइट एंड पावर्स को डिफाइन किया जाता है। उसके लिए रूल्स बनाए जाते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब आर्टिकल्स जो होते हैं उनके भी कुछ कंटेंट होते हैं, क्या क्या उनके अंदर राइट डाउन होता है। फर्स्ट पॉइंट होता है द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर। कि शेयर कैपिटल की अमाउंट कितनी होगी और जो उसके शेयर क्लासेस ऑफ शेयर है वो डिफरेंट कितने प्रकार के होंगे। मीन्स जो उनकी टोटल शेयर कैपिटल है उसको कितने भाग में डिवाइड किया गया होगा। मान लो यहाँ बात की गई है कि 1 करोड़ की, 1 करोड़ के कितने शेयर्स बनाए गए हैं, ठीक है। देन उसके बाद आता है राइट ऑफ ईच क्लास ऑफ शेयर होल्डर। कि जितने भी शेयर होल्डर हैं उनके क्या क्या राइट है। ओके। थर्ड वन इज प्रोसीजर फॉर मेकिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर। कि जो अलॉटमेंट ऑफ शेयर का, जब शेयर के लिए एप्लीकेशन भेजी गई उनके लिए कितनी अमाउंट रिसीव हुई, जिनकी एप्लीकेशन अमाउंट होती है तो उसको कितने शेयर अलॉट किए गए, उसका प्रोसीजर क्या होगा। प्रोसीजर फॉर इशूइंग शेयर सर्टिफिकेट। कि आप जो शेयर्स आपने इशू किए हैं उनका सर्टिफिकेट देने का प्रोसीजर क्या होगा। देन फिफ्थ वन इज प्रोसीजर फॉर फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ फॉरफीचर शेयर। बाय चांस ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपके शेयर फॉरफिट हो जाए तो उस कंडीशन में आप जो जितने भी फॉरफीचर शेयर है उनको री इशू करने के क्या क्या प्रोविजन होंगे, क्या क्या प्रोसीजर होंगे। रूल्स रिगार्डिंग कास्टिंग ऑफ वोट्स एंड प्रॉक्सी वोटिंग।
कि जब वोटिंग की जाती है या प्रॉक्सी ऑफ वोटिंग होता है उस टाइम पर क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्म किए जाते हैं, फॉलो किए जाते हैं। प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, कि किसी भी डायरेक्टर को सिलेक्ट करने का प्रोसीजर क्या होगा और उसको रिमूव करने का प्रोसीजर क्या होगा। 8th पॉइंट है डिवाइड डिक्लेरेशन एंड पेमेंट रिलेटेड रूल्स, कि यहाँ पर जितने भी डिक्लेरेशन होते हैं जो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के अंदर आते हैं वो, और उनके रिलेटेड जितने भी पेमेंट होते हैं उनके लिए रूल्स क्या क्या होंगे। ओके। प्रोसीजर फॉर कैपिटल रीएडजस्टमेंट, कि मान लो अगर नई कैपिटल एडजस्ट की जाती है या जो कैपिटल कम हो जाती है उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा उसको रीएडजस्ट करने के लिए। 10th पॉइंट आ जाएगा प्रोसीजर रिगार्डिंग वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, अगर हम किसी भी कंपनी को बंद करने जाते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, क्या क्या पॉइंट्स को फॉलो अप करना होगा। ये थे कंटेंट। अब इसके अंदर कुछ प्रोस्पेक्टस आते हैं। सेकंड क्या आता है, प्रोस्पेक्टस। भाई प्रोस्पेक्टस का मीन्स क्या होता है, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो पब्लिक को जितने भी शेयर्स या डिवेंचर्स कंपनी ने बनाए हैं उनके लिए इनविटेशन भेजता है। कौन, प्रोस्पेक्टस। ठीक है, कि आप हम इतने शेयर्स को इशू करना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इन शेयर्स को इशू कर सकते हो, तो उसके लिए जो एक इनविटेशन भेजा जाता है वो क्या कहलाता है, प्रोस्पेक्टस। सो प्रोस्पेक्टस मीन्स एनी डॉक्यूमेंट विच इनवाइट्स डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक टू परचेज शेयर और डिबेंचर्स ऑफ अ कंपनी। ओके, ये क्या होता है, एक इनविटेशन डॉक्यूमेंट होता है। मेन कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस, फर्स्ट वन इज कंपनीज नेम, सेकंड इसी के अंदर कंपनी नेम एंड द एड्रेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, कि कंपनी का नाम क्या था और वो उसकी प्लेस कहाँ पर है, कहाँ पर वो कंपनी लोकेटेड है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी, कि किसी भी कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, किस उद्देश्य के लिए क्या क्या वहाँ पर प्रोडक्शन होता है, किस चीज़ के लिए वो कंपनी बनाई गई है। नेक्स्ट थर्ड वन इज द नंबर एंड क्लासेस ऑफ शेयर, कि कितने शेयर होंगे और किस किस टाइप के शेयर्स हैं। क्वालिफिकेशन शेयर ऑफ द डायरेक्टर, कि क्वालिफिकेशन शेयर ऑफ द डायरेक्टर, कि किसी भी डायरेक्टर का शेयर कितना होगा, इसकी क्वालिफिकेशन क्या हो, कितना उसको शेयर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, वो क्वालिफिकेशन। ओके, सो नेक्स्ट है द नेम एंड एड्रेस ऑफ डायरेक्टर, कि डायरेक्टर का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर का क्या नाम है और मैनेजर का उनका नाम और एड्रेस। उसके बाद द मिनिमम सब्सक्रिप्शन विच इज़ 90% ऑफ द साइज ऑफ द इशू, कि यहाँ पर मिनिमम सब्सक्रिप्शन किसका, जितना भी इशू किया गया है उसका 90% का। ठीक है, ये ध्यान रखना हमें। द टाइम ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट, किस टाइम पर सब्सक्रिप्शन लिस्ट स्टार्ट की जाएगी और किस टाइम पर क्लोज की जाएगी। द अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ ईच क्लास ऑफ शेयर, हर टाइप के शेयर्स के लिए चाहे वो प्रेफरेंस हो चाहे वो इक्विटी हो, तो उसके लिए एप्लीकेशन कितनी पेबल होगी अमाउंट, और उसके एलोकेशन के टाइम पर जो अलॉटमेंट के टाइम पर कितनी अमाउंट पे की जाएगी। अंडर राइटर्स टू द इश्यूज, कि जितने भी इश्यूज होते हैं उनके अंडर राइटर कितने होंगे। मर्चेंट बैंकर टू द इशू, मर्चेंट बैंक कहाँ से पैसा लिया जाएगा, अंडर राइटर कौन उनको हैंडल अप करेगा। ठीक है, तो ये थे कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। उसके बाद आता है स्टेटमेंट इज ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, कि जितने भी जो स्टेटमेंट इज ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस के बिहाव में जो स्टेटमेंट, अ पब्लिक कंपनी हैविंग ए शेयर कैपिटल may sometime decide not be raise fund from the public because it may be confident of obtaining the required capital privately। कई बार पब्लिक कंपनी क्या करती है, जितनी उसकी शेयर कैपिटल उसके पास, वो डिसाइड करती है कि वो पब्लिक को इशू नहीं करेगी, वो प्राइवेटली इशू करेगी, क्योंकि उसके फंड पब्लिक की बजाय कब ज़्यादा रेज होंगे, उसको कॉन्फिडेंस होता है इतना कि जब वो प्राइवेटली उनको इशू कर देगी, जब उसके फंड ज़्यादा रेज होंगे। In such case, it will have to title a statement in lieu of prospectus। जब कोई भी कंपनी प्राइवेटली, क्या याद रखना हमें, प्राइवेटली इशू करती है, प्राइवेटली क्या करेगी, शेयर्स को इशू करेगी, तो उसको क्या कहा जाता है, स्टेटमेंट इज ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस।
विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। अब ये स्टेटमेंट ऑफ लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस कब तैयार किया जाएगा, किसके साथ तैयार किया जाएगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। इट कंटेन इंफॉर्मेशन मच सिमिलर टू दैट ऑफ ए प्रोस्पेक्टस। किस तरीके से, जिस तरीके से हम प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं उसी तरीके से ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन डाली जाती है और कंटेन किया जाता है स्टेटमेंट इज ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ये थोड़ा सा प्रोस्पेक्टस के जैसा ही होता है, बस ये ऑन बिहाफ ऑफ प्राइवेट पीपल्स के लिए बनाया जाता है, वो पब्लिक के लिए बनाया जाता है। ये हमें याद रखना है, ठीक है, समझ आ गया। सो स्टूडेंट, ये था हमारा टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक और हमारा लास्ट का बाकी है जिसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे। सो आज की क्लास में कोई भी डाउट रहता है प्लीज़ मुझे बताएं ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं, और साथ के साथ कमेंट करके बताएं आज की क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।